वेलकम बैक बच्चों टू नंदी सर्स क्लासरूम। कुछ दिनों से वीडियोस नहीं आई थी। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट बिकॉज मैं अवेलेबल नहीं था। बट कोई बात नहीं, अब जल्दी जल्दी वीडियोस आएंगी और जो कोर्स छूट गया था थोड़ा सा एक हफ्ते के लिए वो फिर से मैं कवर कर दूंगा। बस आपका काम ये है कि आप रेगुलरली वीडियोस देखते रहिए और जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ उस तरीके से बोर्ड्स की तैयारी करते रहिए फॉर सिक्योरिंग 90+% मार्क्स इन योर 2026 बोर्ड्स। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो जो है वो है सेकंड चैप्टर ऑफ हिस्ट्री पे है, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है बहुत क्लियर है, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, बहुत ज़्यादा समझना नहीं है। जो चीज़ें मैं आपको बोल रहा हूँ वो चीज़ें आप तैयार करिए, याद करिए, उन्हीं में से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म में सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ नेशनलिज्म की, कि नेशनलिज्म है क्या। ऑल्दो इसमें से क्वेश्चंस आने की चांसेस कम है, लेकिन आपको जानना चाहिए कि नेशनलिज्म है क्या। नेशनलिज्म इज फीलिंग ऑफ वननेस। पहला फ्रेज मैंने क्या यूज किया, फीलिंग ऑफ वननेस। दूसरा फ्रेज है कॉमन कॉन्शसनेस। तो पहला है फीलिंग ऑफ वननेस, दूसरा है कॉमन कॉन्शसनेस among the people who are living in the same geographical area. That means nationalism is the feeling of oneness or common consciousness among the people who are living in the same geographical area because of shared cultural, historical और political history. बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, मैं फिर से आपके लिए रिपीट कर रहा हूं। नेशनलिज्म इज द फीलिंग ऑफ वननेस और कॉमन कॉन्शसनेस among the people, किनके बीच में, who are living in the same geographical area। और क्यों है ये कॉमन कॉन्शसनेस, क्यों है ये फीलिंग ऑफ वननेस, बिकॉज ऑफ शेयर्ड पॉलिटिकल हिस्ट्री और शेयर्ड कल्चरल हिस्ट्री और शेयर्ड यू कैन से रिलीजियस हिस्ट्री। ठीक है, तो इस कारण से जो कॉमन कॉन्शसनेस, जो फीलिंग ऑफ वननेस आती है लोगों के बीच में, उसी को हम नेशनलिज्म कहते हैं, बिकॉज ऑफ द शेयर्ड कल्चर, हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल रीजंस। आई होप नेशनलिज्म की डेफिनेशन आपके लिए क्लियर है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं आपको। नेशनलिज्म इज द फीलिंग ऑफ वननेस और कॉमन कॉन्शसनेस among the people living in the same geographical area because of shared history, politics, culture और religion, जो भी आप कहना चाहें। अब चले आते हैं हम लोग नेशनलिज्म इंडिया में कैसे आया, कब आया और उसके पीछे क्या क्या रीजंस थे, जो आपके बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्टर्स बिहाइंड ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, ये टॉपिक आपको अच्छे से तैयार करना है। फैक्टर्स बिहाइंड ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। चलिए आते हैं इस टॉपिक पे। सो फैक्टर्स बिहाइंड ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया कॉमन टॉपिक है फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इस पे से 3 मार्कर्स और 2 मार्कर्स हर तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो अच्छे से तैयार करेंगे। पहला फैक्टर, इंडिया में नेशनलिज्म को जो पनपने के पीछे का जो कारण था, जो ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म के पीछे का कारण था, पहला फैक्टर था इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। दूसरा फैक्टर था नेशनलिज्म के ग्रोथ के पीछे इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के बाद था रोल ऑफ सोशियो रिलीजियस मूवमेंट। तीसरा फैक्टर जो ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म के पीछे का फैक्टर है, एंड दैट इज एक्सप्लॉयटेटिव ब्रिटिश रूल। चौथा फैक्टर, ठीक है, दैट इज रोल ऑफ प्रेस। अब ये 4 फैक्टर्स हमें अच्छे से तैयार करने हैं इन द चैप्टर ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, फैक्टर्स बिहाइंड ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। इन 4 फैक्टर्स को हम अलग अलग पढ़ेंगे आज की वीडियो में। जो इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है, हम इन्हीं 4 पार्ट्स को पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे राइज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो फिलहाल
हम लोग बात करेंगे इन 4 फैक्टर्स की विच वर रीजंस बिहाइंड ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। शुरू करते हैं पहले फैक्टर से एंड दैट इज इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। अगर हम बात करें इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की तो किसका किसका इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था? पीजेंट्स का यानी कि फार्मर्स का, दूसरा आर्टिजन्स का, तीसरा किसका? एडुकेटेड क्लास जो था उसका, एंड चौथा कौन था? वर्किंग क्लास। ये सारे हमारे पॉपुलेशन को डिफाइन करते थे उस समय के पॉपुलेशन को, पीजेंट्स, आर्टिजन्स, एजुकेटेड क्लास एंड वर्किंग क्लास, और इन सब का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश रूल्स। क्या किस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, आइए इस बात को समझते हैं। पीजेंट्स का एक्सप्लॉयटेशन कैसे हो रहा था? बिकॉज ऑफ हाई लैंड रेवेन्यू, टैक्सेस एंड कमर्शियल फार्मिंग। इन 3 पॉइंट्स को आप डालेंगे पीजेंट्स के इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के पीछे। पहला कि लैंड रेवेन्यू काफी बढ़ा दिया गया था, जो न्यू सिस्टम ऑफ एरिस्टोक्रेसी था, अब उसके साथ लैंडलॉर्ड्स के साथ किसानों के रिश्ते अच्छे नहीं थे, उनको बस लैंड रेवेन्यू से मतलब था और काफी हद तक बढ़ा दिया गया था। टैक्सेस कई तरह के उनके ऊपर लगा दी गई थी और उनको जबरदस्ती कमर्शियल क्रॉपिंग करने के लिए बाध्य किया जा रहा था, लाइक इंडिगो कल्टीवेशन वगैरह। तो इस तरीके से पीजेंट्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। अगर हम बात करें आर्टिजन्स का, तो इनका एक्सप्लॉयटेशन कैसे हो रहा था? भैया इन्होंने क्या किया था? इंपोर्ट ड्यूटीज घटा दी थी, एक्सपोर्ट ड्यूटीज बढ़ा दी थी। तो जो आर्टिजन्स जो हैंडीक्राफ्ट बनाते थे, सिल्क के कपड़े बनाते थे, ये जो मार्केट था यूरोप में, वो यूरोप का मार्केट भी खत्म हो गया। और चूंकि देश में जो मार्केट था उसको उन्होंने मतलब सस्ते मशीन में गुड्स से भर दिया था, तो देश में भी इनका जो मार्केट था वो भी खत्म हो गया। मतलब इनका इंटरनेशनल मार्केट और इनका इंडियन मार्केट दोनों को ब्रिटिश पॉलिसीज ने खत्म कर दिया। कैसे खत्म कर दिया? इनकी एक्सपोर्ट ड्यूटीज बढ़ा दी गई जिससे इनकी चीजें महंगी हो गई, और इंपोर्ट ड्यूटीज घटाने से जो इंडियन मार्केट था वो सस्ते ब्रिटिश मेड गुड्स से फ्लडेड हो गया, जिस कारण से इंडिया में भी इनका मार्केट खत्म हो गया। तो ये था आर्टिजन्स का, पीजेंट्स का। अगर हम बात करें एडुकेटेड क्लास का, तो एडुकेटेड क्लास ये वो लोग थे जो अंग्रेजी शिक्षा में शिक्षित थे, दैट मींस दे वर एडुकेटेड इन वेस्टर्न एजुकेशन। एंड इनमें से अधिकतर लोग अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए कहाँ गए थे? ब्रिटेन गए थे। जब वो ब्रिटेन गए तो उन्होंने देखा कि ब्रिटेन में इन ब्रिटिशर्स का रूल कुछ अलग ही है। There they talk about democratic rights, there they talk about equality, there they talk about fraternity, और हमारे देश में ये क्या कर रहे हैं? हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो इस कारण से ये एडुकेटेड क्लास मेन रीजन बना बिहाइंड ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, आई होप एडुकेटेड क्लास का एक्सप्लॉइटेशन भी आपको समझ में आ गया। वर्किंग क्लास, एडुकेटेड क्लास के लिए एक और प्रॉब्लम भी थी, जैसे इनको नौकरियां करनी थी, एंड फॉर जॉब्स दे हैव टू फेस कंपटीशन, हाई कंपटीशन था, और साथ ही साथ क्या था? प्रमोशन की चांसेस वो भी बहुत ब्लीक थी। ये पॉइंट्स को याद रखने के तरीके हैं, फ्रेजेस याद रखेंगे, पूरा का पूरा सेंटेंस याद रखने की जरूरत नहीं है। यू कैन फ्रेम योर ओन सेंटेंसेस। फॉर द एडुकेटेड क्लास जो प्रमोशन की चांसेस थी वो बहुत ब्लीक थी, नौकरियों में हाई कंपटीशन उनको फेस करना पड़ता था, और इस कारण से भी एडुकेटेड क्लास के मन में गुस्सा था। पहला, इंग्लैंड में जो उन्होंने देखा कि डेमोक्रेटिक राइट्स की बात, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी की बात, उसके बारे में इंडिया में चर्चा नहीं हो रही थी। दूसरा, यानी कि इनका रूल इंडिया में बिल्कुल अलग था। दूसरा, इनको नौकरियों के लिए हाई कंपटीशन झेलना पड़ता था, लेकिन बहुत अच्छे होने के बावजूद भी, बहुत यू कैन से टैलेंटेड होने के बावजूद भी इनकी चांसेस प्रमोशन की बहुत ब्लीक थी, बहुत कम थी। तो इनको ऐसा लग रहा था कि इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। वर्किंग क्लास बेसिकली कौन थे? लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जो ये भी एडुकेटेड थे, जो एक नया वर्किंग क्लास बना था अंग्रेजों के आने के कारण, या फैक्ट्री में जो लोग काम करते थे वो लोग। तो ये जो वर्किंग क्लास था ये भी ब्रिटिश जो पॉलिसीज थे उससे सेटिस्फाइड नहीं थे। इन सब का इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इमर्ज सेंस कि ये जो अंग्रेज हैं ये हमारा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हमारा कॉमन एनिमी सेम है, वो है अंग्रेज, एंड दैट
you can say became one of the main factors behind growth of nationalism in India. So this was about economic exploitation. किस किस क्लास की बात करनी है हमें इस पॉइंट में? हमें बात करनी है पीजेंट्स की, हमें बात करनी है आर्टिजन्स की, हमें बात करनी है एजुकेटेड क्लास की, और हमें बात करनी है वर्किंग क्लास की. अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट पे, एंड दैट इज एक्सप्लॉयटेटिव ब्रिटिश पॉलिसीज. नाउ एक्सप्लॉयटेटिव ब्रिटिश पॉलिसीज की अगर हम बात करें तो यहां पे हम कुछ पॉलिसीज की बात करेंगे जिन पे 2 मार्कर्स क्वेश्चंस भी किए जा सकते हैं बहुत आसानी से, एंड एज अ होल अगर 3 मार्कर क्वेश्चन आता है तो उसका भी आंसर आप इसको जोड़ के लिख सकते हैं. लाइक फर्स्ट पॉइंट जो मैं यहां पे डिस्कस करूंगा वो है आर्म्स एक्ट एंड वर्नाकुलर प्रेस एक्ट. आर्म्स एक्ट एंड वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. 1 मार्कर में क्वेश्चन आ सकता है, 2 मार्कर में क्वेश्चन आ सकता है, 3 मार्कर में क्वेश्चन आ सकता है. 1878 में दोनों एक्ट पास किया गया, और पास करने वाले कौन थे? लॉर्ड लिटन. नाम याद रखेंगे, लॉर्ड लिटन. 1878 में पास किया गया. क्या थे ये एक्ट? पहला आर्म्स एक्ट. आर्म्स एक्ट में कहा गया कि अब कोई भी इंडियन बिना लाइसेंस के किसी तरह का कोई भी आर्म यानी कि अस्त्र शस्त्र नहीं रख सकता है. ठीक है, जबकि यूरोपियंस के लिए यह नियम नहीं था. कंफ्यूजन यहीं पे था, प्रॉब्लम यहीं पे थी कि एज एन इंडियन आप बिना लाइसेंस के आर्म्स नहीं रख सकते हैं, बट यूरोपियन बिना लाइसेंस के आर्म्स रख सकते हैं. तो दिस वाज आर्म्स एक्ट पास इन 1878, जो कि सही नहीं था, अनजस्ट था इंडियंस के लिए. लॉर्ड लिटन ने पास किया था. दूसरा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इन 1878, इसको भी लॉर्ड लिटन ने पास किया था. इसमें कहा गया, वर्नाक्युलर वर्ड का मतलब होता है देशी. तो जो देशी भाषा के, जो वर्नाक्युलर लैंग्वेज के न्यूज़पेपर्स थे या मैगजीन्स थे, वो अब सरकार के खिलाफ कुछ भी ऐसा नहीं लिख सकते हैं जिससे लोगों के मन में सरकार के प्रति किसी तरह का, आप कह सकते हैं, डिसकंटेंट पैदा हो. यानी सरकार के खिलाफ लिखना उनके लिए मना कर दिया गया देशी लैंग्वेज की भाषाओं के न्यूज़पेपर्स में. हाउएवर इंग्लिश लैंग्वेज के न्यूज़पेपर्स में सरकार के बारे में लिखा जा सकता था. क्यों? क्योंकि जो देश के लोग थे वो उतना इंग्लिश न्यूज़पेपर्स को फॉलो नहीं कर सकते थे. वो किसको फॉलो कर सकते थे? बेसिकली देसी लैंग्वेज के न्यूज़पेपर्स थे या जो मैगजीन्स थे, उन्हीं को वो फॉलो करते थे. तो सरकार के खिलाफ डिसकंटेंट क्रिएट ना हो, इस कारण से ये नियम बनाया गया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इन 1878. ये 2 एक्ट्स आप बिल्कुल याद रखेंगे, कब पास हुआ था, किसने पास किया था, और इसमें क्या कहा गया था. लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ unjust British policies or exploitative British policies. 1877 में ग्रैंड दिल्ली दरबार, याद रखेंगे, ग्रैंड दिल्ली दरबार, लॉर्ड लिटन ने ऑर्गेनाइज किया ग्रैंड दिल्ली दरबार. और क्यों ऑर्गेनाइज किया गया? मतलब करोड़ों रुपए खर्च किए गए इस पे. और क्यों खर्च किए गए? रीजन बिहाइंड दैट कि हमें अनाउंस करना था कि नाउ ऑनवर्ड्स क्वीन विक्टोरिया विल बी द एम्प्रेस ऑफ इंडिया. अब से क्वीन विक्टोरिया भारत की रानी कही जाएंगी. इस बात को अनाउंस करने के लिए एक ग्रैंड सेलिब्रेशन किया गया, जिसे ग्रैंड दिल्ली दरबार कहते हैं. बहुत सारा रुपया खर्च किया गया. रुपया किसका था? हमारा ही था ना, किसी और का तो था नहीं. और उसी समय भारत में फेमीन से लाखों की संख्या में लोग मारे जा रहे थे. लॉर्ड लिटन ने उनके लिए कुछ भी करने के लिए एक बार भी नहीं सोचा. दिस ऑल्सो क्रिएटेड अ डिसकंटेंट अमॉन्ग द माइंड्स ऑफ द इंडियंस. थर्ड पॉइंट, आईसीएस सर्विस की जो एग्जामिनेशन होती थी, आईसीएस की जो एग्जामिनेशन होती थी, उसका जो एज था वो 21 ईयर्स से घटा के 19 ईयर्स कर दिया गया. अब क्या हो गया? अब इंडियंस के लिए इसमें चांस पाना, आईसीएस में कंपीट करना और भी मुश्किल हो गया. तो ये भी एक प्रॉब्लम थी, एक अनजस्ट पॉलिसी थी ब्रिटिशर्स की, जिसके कारण से इंडियंस को झेलना पड़ रहा था. अगर आप चौथे पॉइंट की बात करें तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया? इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन देयर टेक्सटाइल्स. जो टेक्सटाइल्स वेस्ट से आते थे इंडिया में, यूरोप से आते थे इंडिया में, ब्रिटेन से आते थे इंडिया में, इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन टेक्सटाइल्स को पूरी तरीके से घटा दिया.
जिसका मैंने पहले ही आपको डिस्कस किया है। इस कारण से क्या हुआ, इंडियन जो मार्केट था वो फुल्ली फ्लडेड हो गया ब्रिटिश मशीन मेड गुड्स से, और इंडिया के जो आर्टिजन्स थे, इंडिया के जो क्राफ्ट्समैन थे, इंडिया के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनके लिए मार्केट में टिके रहना बहुत मुश्किल हो गया। ठीक है, तो 4 पॉइंट हो गए जिसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। 5वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एज अ सिंगल क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, और वो है इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल या विड्रॉल ऑफ इल्बर्ट बिल 1883 में सीपी इल्बर्ट, ये नाम याद रखेंगे, 1883 सीपी इल्बर्ट, ये कौन थे, ये वायसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के एक लॉ मेंबर थे। इन्होंने एक नियम बनाया जिस नियम में यह कहा गया कि नाउ ऑनवर्ड्स यूरोपियन और ब्रिटिश सब्जेक्ट्स कैन ऑल्सो बी ट्राइड बाय एन इंडियन जज, मतलब उनका ट्रायल इंडियन जज के द्वारा भी हैंडल किया जा सकता था। इसके पहले यह नियम था कि जो भी यूरोपियंस हैं या जो भी ब्रिटिशर्स हैं उनके खिलाफ अगर कोई केस है तो उसका ट्रायल सिर्फ एक यूरोपियन जज ही कर सकता है, कोई इंडियन जज नहीं कर सकता है। तो सीपी गिलबर्ट ये बिल लेके आए जो कि इंडियंस के पक्ष में था, मैं एक तरीके से कहूंगा। लेकिन इसका रिजल्ट क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स या जो यूरोपियन पॉपुलेशन थी इंडिया में, उनके जो डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस थे, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशंस थे, उन्होंने इनका विरोध करना शुरू कर दिया कि नहीं, ये बिल अनजस्ट है, इस बिल को आपको वापस लेना पड़ेगा। और उनके विरोध के कारण सरकार ने ये बिल वापस ले लिया। जैसे ही सरकार ने ये बिल वापस ले लिया, इंडियंस के मन में ये बात पुख्ता हो गई, घर बना ली कि ये सरकार कभी भी हमारे लिए सही नियम नहीं बनाएगी। तो प्रॉब्लम इल्बर्ट बिल से नहीं थी, प्रॉब्लम किससे थी, विथड्रॉल ऑफ इल्बर्ट बिल से। इस बात को याद रखेंगे। तो इल्बर्ट बिल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस हो सकता है, तो बिल्कुल अच्छे तैयार करेंगे इल्बर्ट बिल वाला पार्ट। तो ये था अनजस्ट पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश और एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश। तो 2 फैक्टर्स हमने पढ़ लिए, पहला इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, दूसरा हमने पढ़ लिया एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज या अनजस्ट पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिशर्स। हम तीसरा पॉइंट पढ़ने वाले हैं, रोल ऑफ सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स। और इस पार्ट में आप याद रखेंगे जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे इस चैप्टर से वो इसी पार्ट से है, और वो आएगा कंट्रीब्यूशन ऑफ 2 लोगों की कंट्रीब्यूशन की बात होगी। पहला राजा राम मोहन रॉय और दूसरा ज्योतिबा फूले। इन 2 लोगों के कंट्रीब्यूशन, क्या कंट्रीब्यूशन था इनका, इसके बारे में बात होगी 3 मार्कर्स क्वेश्चंस में। अगर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे ज्यादा चांसेस हैं कि क्वेश्चन आए व्हाट आर द कंट्रीब्यूशंस ऑफ राजा राम मोहन राय या ज्योतिबा फूले। कभी कभी क्या होता है, इस पार्ट पे से पिक्चर स्टडी वाले क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, यानी कि पिक्चर बनी रहेगी राजा राम मोहन राय की या ज्योतिबा फूले की, पूछा जाएगा हु इज दिस पर्सन, एंड देन ये पूछा जाएगा कि इनका कंट्रीब्यूशन क्या था इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल या इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे 2 लोगों के बारे में, राजा राम मोहन रॉय एंड ज्योतिबा फूले। पहले बात करते हैं राजा राम मोहन रॉय के बारे में। राजा राम मोहन रॉय, इनको पायनियर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन रेनेसा भी कहते हैं, पायनियर ऑफ इंडियन रेनेसा भी कहते हैं। ये सारी चीजें आप याद रख सकते हैं। राम मोहन रॉय एक यू कैन से मोनोथिस्ट थे, ठीक है, वो बिलीव करते थे वन गॉड पे, पॉलीथिज्म के खिलाफ थे, पहली चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है। दूसरा, ये एक बहुत बड़े लिंग्विस्ट थे। लिंग्विस्ट का मतलब इन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था। इन्होंने पर्शियन पढ़ी थी, इन्होंने अरबिक पढ़ी थी, इन्होंने हिब्रू पढ़ी थी, इन्होंने ग्रीक पढ़ी थी, इन्होंने संस्कृत पढ़ा था, और जितने भी धर्म है, चाहे हिंदू धर्म की बात हो, चाहे मुस्लिम धर्म की बात हो या क्रिश्चियनिटी की बात हो, उनके जो मेन स्क्रिप्चर्स थे उसके बारे में इन्होंने पढ़ाई कर रखी थी। तो इनका यह मानना था कि देयर इज वन गॉड, और ये जो हम पॉलीथिज्म करते हैं, मेनी गॉड्स में बिलीव करते हैं, इसका कोई मायने नहीं है। तो पहला याद रखेंगे, ही वाज अ मोनोथिस्ट, दैट मींस बिलीवर ऑफ मोनोथिज्म, वन गॉड, पॉलीथिज्म के खिलाफ थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, 1814 में इन्होंने एक सभा बनाई, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था आत्मीय सभा। बाद में विद द ग्रोथ ऑफ टाइम 1814 का यह आत्मीय सभा 1828 में बन गया ब्राह्मो समाज। पहले तो ब्राह्मो सभा नाम हुआ इसका, बाद में बन गया यह ब्राह्मो समाज। 1828 में ब्राह्मो समाज की स्थापना हुई, और उस समय जो इनके फॉलोअर्स हुआ करते थे उनको ब्राह्मो समाज के फॉलोअर्स कहा जाता था, जो राजा राम मोहन राय के फॉलोअर्स थे। ये लोग क्या करते थे, ये वेस्टर्न
एडुकेशन में बिलीव करते थे, ये मोनोथिज्म प्रैक्टिस करने में बिलीव करते थे, और कहीं ना कहीं हिंदू धर्म की जो कुरीतियां उस समय आ गई थी उसके ये लोग खिलाफ थे। चलिए अब बात करते हैं राजा राम मोहन राय के कॉन्ट्रीब्यूशंस की, कि इन्होंने देश के नेशनल मूवमेंट में, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट में क्या क्या किया। पहला, राजा राम मोहन राय वॉज अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम दैट वॉज प्रिवेलिंग इन इंडिया। देखिए ज्योतिबा फुले हो या राजा राम मोहन राय हो, 2 पॉइंट्स तो कंट्रीब्यूशन में आप किसी के भी डाल सकते हो। दैट मीन्स दे वर अगेंस्ट कास्ट सिस्टम एंड दे वर इन फेवर ऑफ इंप्रूविंग द कंडीशन ऑफ द वुमेन। 2 पॉइंट्स तो बिल्कुल आ जाएंगे। तो फर्स्ट, Raja Ram Mohan Rai was against the caste system prevailing in India at that time. दूसरा, he was a believer of monotheism and he was against polytheism. तीसरा पॉइंट अगर आप कहना चाहें, he was against सती सिस्टम। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इनका 1829 में लॉर्ड बेंटिक ने एक नियम बनाया, 1829 में लॉर्ड बेंटिक ने नियम बनाया जिससे सती सिस्टम को एबोलिश कर दिया गया, और उस नियम को बनाने के पीछे एक बहुत बड़ा हाथ था इनका, राजा राम मोहन रॉय का। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। उन्हीं के कारण से 1829 में सती सिस्टम को एबोलिश करने के लिए एक लॉ बनाया गया। ही वॉज इन फेवर ऑफ, अगेंस्ट किसके थे? सती सिस्टम के। फेवर ऑफ किसके थे? विडो रीमैरिज, एज वेल एज ही वॉज अगेंस्ट चाइल्ड मैरिजेस। तो वुमेन की कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए वो किन किन चीजों के फेवर में थे? वुमेन्स की एडुकेशन के, सती सिस्टम के अगेंस्ट में थे, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट में थे, एंड विडो रीमैरिज के फेवर में थे, कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट में थे। इतना ही नहीं, इन्होंने कई बार जो पॉलिटिकल राइट्स थी, इंडियन की पॉलिटिकल राइट्स की बात की। जैसे इन्होंने 2 चीजों का विरोध किया। पहला, जो ईस्ट इंडिया कंपनी को एक्सक्लूसिव ट्रेड राइट्स मिले हुए थे, ये ट्रेड कर सकते हैं इंडिया में विदाउट एनी टैक्सेस एंड ऑल, ये एक्सक्लूसिव ट्रेड राइट्स के ये खिलाफ थे। इंडियन जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनके ऊपर जो हेवी एक्सपोर्ट ड्यूटीज लगाई गई थी उसके ये खिलाफ थे। एंड ही वाज आल्सो अगेंस्ट द, मतलब जो इलबर्ट बिल को विड्रॉ कर लिया गया था उसके भी ये खिलाफ थे। तो ये थे कंट्रीब्यूशंस ऑफ राजा राम मोहन रॉय इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल और इन इंडियन, यू कैन से, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट। ज्योतिबा फुले। अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट ज्योतिबा फुले, एक पॉइंट राजा राम मोहन रॉय के बारे में याद रखेंगे और भी, कि राजा राम मोहन रॉय वाज आल्सो नोन एज द पायनियर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म, और उनकी 2 बुक्स के नाम याद रखेंगे। पहला है, बंगाली में उन्होंने लिखा था संवाद कौमुदी, मैगजीन्स थे जो ये पब्लिश करते थे टू डिस्कस अबाउट हिज आइडियाज। बंगाली में संवाद कौमुदी, एंड एक और है मिरात उल अकबरी। इन दोनों बुक्स के नाम भी आप याद रखेंगे, संवाद कौमुदी एंड मिरात उल अकबरी। 1 मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है। ही वाज आल्सो नोन एज द पायनियर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म। अब बात करते हैं ज्योतिबा फुले की। ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र से थे, सो कॉल्ड लोअर कास्ट से थे, यानी कि डिप्रेस्ड क्लास से थे, और इनका जो पूरा का पूरा जीवन था दैट वाज डेडिकेटेड टू अपलिफ्टमेंट ऑफ द ऑप्रेस्ड क्लासेस और द डिप्रेस्ड क्लासेस। इन्होंने क्या क्या किया? 1851 में पहली बार इन्होंने पुणे में, कहां खोला? पुणे में एक गर्ल्स कॉलेज खोला फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, एंड इस काम में इनका साथ दिया इनकी पत्नी सावित्री बाई फुले। इनका भी नाम याद रखेंगे। 1851 में ज्योतिबा फुले और सावित्री फुले ने मिलकर पुणे में एक गर्ल्स कॉलेज की स्थापना की। दूसरा, 1854 में, कब? 1854 में इन्होंने एक कॉलेज खोला फॉर द अनटचेबल्स, जो डिप्रेस्ड क्लास थे, जिनको अनटचेबल्स कहा जाता था उस समय के समाज में, उनके शिक्षा के लिए भी एक कॉलेज खोला। इनका यह मानना था कि अगर इन क्लासेस को आगे बढ़ना है तो शिक्षा ही इनका एकमात्र हथियार है। ठीक है, ज्योतिबा फुले ने काम किया किसके लिए? डिप्रेस्ड क्लासेस के अपलिफ्टमेंट के लिए, डिप्रेस्ड क्लासेस के वुमेन के अपलिफ्टमेंट के लिए, और इनका यह मानना था कि एजुकेशन इज द ओनली वेपन थ्रू विच दे कैन अपलिफ्ट इन द सोसाइटी। इन्होंने एक किताब लिखी जिस किताब का नाम था
गुलामगिरी, याद रखेंगे। इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था गुलामगिरी, जिसमें इन्होंने चर्चा की उन एट्रोसिटीज की जो डिप्रेस्ड क्लास के लोगों के खिलाफ होती थी उस समय के समाज में। 1873 में इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। सत्य शोधक समाज 1873 में इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की, जिसमें इन्होंने इनका एम क्या था, मेन उद्देश्य क्या था कि थ्रू दिस ऑर्गेनाइजेशन ही कैन वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस इन इंडिया। तो ये था ज्योतिबा फुले का कंट्रीब्यूशन। आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है राजा राम मोहन राय के कंट्रीब्यूशंस को, आपको बहुत अच्छे से याद करना है ज्योतिबा फुले के कंट्रीब्यूशंस को। 3 पॉइंट याद रखेंगे, उससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। अब अगर हम बात करें कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट वाज द रोल ऑफ सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स इन डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, तो आप 3-4 पॉइंट लिख सकते हैं कि सोशियो रिलीजियस मूवमेंट हेल्प्ड इन removing the discrimination based on the caste system. दूसरा, it worked for the upliftment of women. The main aim of the social religious movements was improvement of status of women. तो caste system के खिलाफ था social religious movement. वुमेन्स के अपलिफ्टमेंट के लिए इसने काम किया, एजुकेशन पे काम किया। तो ये कुछ पॉइंट्स आप डाल सकते हैं कि सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स का क्या रोल था इन ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया में। तो यहाँ पे से इस पार्ट पे से 2 क्वेश्चन हो सकते हैं। सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स के क्या रोल थे इन ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, तो उसमें मैंने आपको बताया कि कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट था। दूसरा मैंने बताया कि वुमेन्स की कंडीशन को अपलिफ्टमेंट करने के लिए इन्होंने काम किया, सोशल रिलीजियस मूवमेंट, हर सोशल रिलीजियस मूवमेंट ने काम किया। तीसरा आप ये कह सकते हैं कि पीपल लाइक दयानंद सरस्वती, उन्होंने पहली बार स्वराज के बारे में बात की, उन्होंने बात की इंडिया फॉर द इंडियंस के बारे में। तो ये भी आप एक पॉइंट डाल सकते हैं कि पीपल लाइक दयानंद सरस्वती टॉक्ड फर्स्ट टाइम अबाउट स्वराज, और ही टॉक्ड फॉर द फर्स्ट टाइम अबाउट इंडिया इज फॉर इंडियंस एंड नॉट फॉर द ब्रिटिशर्स। इन सब चीजों को भी आप उस पॉइंट में डाल सकते हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है इस पार्ट से, वो मैंने पहले ही आपको बताया, राजा राम मोहन रॉय के कंट्रीब्यूशंस एज वेल एज कंट्रीब्यूशंस ऑफ ज्योतिबा फुले। अब हम बात करेंगे लास्ट फैक्टर की which led to growth of nationalism in India, and that was the role of press. जो चौथा फैक्टर है behind growth of nationalism in India is role of press. रोल ऑफ प्रेस का मतलब न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, पीरियोडिकल्स का क्या रोल था इन ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया एट दैट टाइम। तो सबसे पहले यहाँ पे याद रखेंगे कुछ न्यूज़पेपर्स, कुछ मैगजीन्स के नाम जो उस समय के हैं। कौन कौन से हैं? पहला मैं लिख रहा हूं यहाँ पे अमृत बाजार पत्रिका, बहुत पॉपुलर था। दूसरा द बंगाली ट्रिब्यून, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, स्टेट्समैन। ये सारे नाम आप याद रखेंगे। ये उस समय के बहुत ही पॉपुलर न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स थे, पीरियोडिकल्स थे। इन्होंने जो पब्लिक ओपिनियन था उसको शेप करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। अब किस तरीके से रोल प्ले किया इसको हम लोग डिस्कस करते हैं पॉइंट वाइज। 3 पॉइंट्स याद रखेंगे जो डिफाइन करेगा रोल ऑफ प्रेस इन ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। पहला पॉइंट है द प्रेस हेल्प इन स्प्रेड ऑफ मॉडर्न आइडियाज। स्प्रेडिंग ऑफ मॉडर्न आइडियाज। कौन से मॉडर्न आइडियाज? आइडियाज ऑफ लिबर्टी, आइडियाज ऑफ इक्वलिटी, आइडियाज ऑफ फ्रैटर्निटी। द प्रेस टॉक्ड अबाउट डेमोक्रेटिक राइट्स। तो इन चीजों के बारे में भारतीय जनता को कि ये चीजें क्या हैं, क्यों हमें भी इन अधिकारों का मिलना हमारे लिए भी जरूरी है, इसके बारे में लोगों के मन में धारणा किसने बनाई? प्रेस ने। ये न्यूज़पेपर्स थे, जो मैगजीन्स थे, ये क्या करते थे? जो अनजस्ट ब्रिटिश पॉलिसीज थे उनको क्रिटिसाइज करते थे, लोगों को उसके बारे में बताते थे कि ये गलत है,
सरकार की ये पॉलिसीज गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये अवेयरनेस, सरकार के खिलाफ अवेयरनेस क्रिएट करने का काम, उनकी गलत पॉलिसीज के खिलाफ अवेयरनेस क्रिएट करने का काम किसने किया? प्रेस ने। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, प्रेस का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था कि जो आइडियाज थे, जो मॉडर्न आइडियाज थे, उसको डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में फैलाना। लाइक राजा राम मोहन रॉय, वो अपनी जो भी मैगजीन्स थे या पीरियोडिकल्स थे जिन पे वो लिखते थे, लाइक अभी हमने बात की थी संवाद कौमुदी के बारे में, अभी हमने बात की थी गुलामगिरी, जो बुक लिखी गई थी ज्योतिबा फुले के बारे में। तो ये सब क्या थे? ये ऐसी किताबें थी, ये ऐसी मैगजीन्स थी जो इन लोगों की आइडियाज को, जो मॉडर्न आइडियाज थे, जो रेनेसा के आइडियाज थे, उनको डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में पहुंचाती थी। ठीक है, तो प्रेस का रोल इन ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म मेनली बेसिकली क्या था? मॉडर्न आइडियोलॉजी के बारे में, मॉडर्न डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में इन्होंने लोगों से चर्चा की, लोगों को इनके थ्रू पता चला। दूसरा, सरकार की जो अनजस्ट पॉलिसीज थे उसके खिलाफ भी प्रेस ने लोगों को अवेयर किया, जागरूक किया। एंड तीसरा, अलग अलग जो सोशल ग्रुप्स थे उनके बीच में आइडियाज का जो एक्सचेंज होता था वो भी थ्रू प्रेस होता था। तो आज की इस वीडियो में बच्चों हमने पढ़ा फैक्टर्स which led to growth of nationalism in India. This was the first part of growth of nationalism in India. दूसरी वीडियो में, इसके दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे अबाउट इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसके पहले के एक दो ऑर्गेनाइजेशंस थे, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थे, लाइक इंडियन एसोसिएशन और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। इसके बारे में हम बात करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं अच्छे से तैयार करिए फॉर 2 मार्कर्स एंड 3 मार्कर्स क्वेश्चन। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बच्चों दिस वीडियो। अगली वीडियो मैं लाऊंगा नेक्स्ट डे, यानी कि कल लेके आऊंगा मैं। और एक चीज मैं और ही बताना चाहता हूं, शाम के 6 बजे रोज मैं वीडियोस देता हूं। सो बेसिकली आप शाम के 6 बजे अगर आप फ्री हो, या उसके बाद कभी भी जब आप फ्री हो, मैं ये नहीं कहूंगा कि अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब करके आप इन वीडियोस को देखें, बट हाँ, ये वीडियोस भी आपका रिवीजन को एनहांस करेगा। तो आपको शाम को 6 बजे हर रोज वीडियोस मिल जाएंगी। एंड आपको जब भी मौका मिले आप इन वीडियोस को फॉलो जरूर करिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक करिए, अच्छी लगे तो शेयर करिए, और अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट जरूर करिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।